27 टू 32 तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इतना हो नहीं पाएगा क्योंकि सेक्शन 27 के साथ ऑर्डर 5 पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास सीपीसी की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 27, 28, 29 और इसके साथ पढ़ा जाएगा ऑर्डर 5। ये जो सेक्शन 27 से 32 तक का सेक्शन वाला पार्ट है, इसको समन एंड डिस्कवरी के नाम से जाना जाता है। समन और प्रकटीकरण। सेक्शन 27 बात करती है समन्स टू डिफेंडेंट, प्रतिवादियों को समन, इसके बारे में जो है बात करती है सेक्शन 27। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये देखिए सेक्शन 27। सेक्शन 27 में कहा गया है, वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, a summon may be issued to the defendant to appear and answer the claim and may be served in manner prescribed on such day not beyond 30 days from date of institution of the suit। इसमें लिखा गया है कि जहां कोई वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका है, वहां उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने के लिए समन प्रतिवादी के नाम निकाला जा सकेगा और उसकी तामील विहित रीति से की जा सकेगी, और उसकी तामील ऐसे दिन को जो वाद के संस्थापन की तारीख से 30 दिन के बाद का ना हो, विहित रीति से की जा सकेगी। तो इसमें सिंपली ये बताया गया है कि जब सूट इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है, सूट इंस्टीट्यूट कब कर दिया जाता है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि सूट इंस्टीट्यूट कब माना जाता है। सूट इंस्टीट्यूट तब माना जाता है जब हमने प्लेंट को प्रेजेंट किया प्रॉपर कोर्ट में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेक्शन 26 ऑर्डर 4 में, कि जैसे ही वादी प्लेंट दायर करता है न्यायालय में, उसका सूट जो है क्या मान लिया जाता है कि संस्थित हो गया, सूट इंस्टीट्यूट हो गया। तो जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है, मतलब वादी अपना प्लेंट दायर कर देता है, तो उसके बाद कोर्ट के द्वारा अपोजिट पार्टी को समन भेजा जाता है। अपोजिट पार्टी को समन भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? ताकि जो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, वो न्यायालय में उपस्थित हो और अपना उत्तर जो है दे, रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से, लिखित कथन के माध्यम से। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो समन है, ये कैसे दिया जाएगा, तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में दिया जाएगा, विहित रीति में दिया जाएगा, और इसकी जो सर्विस है, जो तामीली है, वो कब तक हो जानी चाहिए, नॉट बियॉन्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। संस्थापन, वाद संस्थापन की तारीख से 30 दिन के बाद का ना हो, विहित रीति से इसकी तामील की जा सकेगी। मतलब जिस तारीख को सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, उस तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको समन की सर्विस डिफेंडेंट को करा देनी है। 31वां दिन नहीं होना चाहिए, है ना। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। मतलब आज 10, अगर आज हम मान के चलें कि 9 जुलाई है, तो 9 जुलाई को वादी ने अपना प्लेंट दायर किया, मतलब सूट इंस्टीट्यूट हो गया 9 जुलाई को। तो अब 9 जुलाई से 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, समन की तामीली करवा देनी है। किसके लिए? डिफेंडेंट के लिए। ये इसमें इतनी सी बात बोली गई है। ये हो गई आपकी सेक्शन 27। आपको दिख रहा होगा मैंने अंडरलाइन किया हुआ है विद इन 30 डेज। तो ये 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो इसी तरीके से आपको भी अंडरलाइन कर लेना। यहाँ से प्री में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि समन की तामील कितने दिन के अंदर होना चाहिए, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। वाद संस्थित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर समन की तामील की जाएगी। ये हो गई सेक्शन 27। इसके साथ पढ़ेंगे हम क्या? इसके साथ हम पढ़ेंगे ऑर्डर 5। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, एक मिनट।
ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 बात करता है इशू ऑफ समन की। इसमें भी सबसे पहले ये बताया गया है कि समन जो है, तामील तो हो गई, तामील की बात बता दी सेक्शन 21 में कि तामील 30 दिन के अंदर करानी है। अब इसमें ऑर्डर 5 में ये बताया गया है कि समन की जो तामील कर दी गई है प्रतिवादी पे, तो अब प्रतिवादी कितने दिन के अंदर लिखित कथन, रिटन स्टेटमेंट जो है पेश करेगा। तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अ समन मे बी इशूड to the defendant to appear and answer the claim and to file the written statement of his defense, if any, within 30 days from the date of service of summon on that defendant। यहाँ पर क्या कहा गया कि हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी जब वह सम्यक रूप से संस्कृत किया जा चुका हो, तब उस प्रतिवादी पर समन की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने तथा अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन यदि कोई हो फाइल करने के लिए समन निकाला जा सकेगा। ये इसमें कहा गया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 27 और ऑर्डर 5 रूल 1 दोनों में 30 दिन की बात की गई है, लेकिन सेक्शन 27 में समन के तामील की डेट बताई गई है कि समन की तामीली कितने दिन के अंदर करानी है। तो समन की तामीली सूट इंस्टीट्यूट होने की तारीख से 30 दिन के अंदर करानी है। और यहाँ पे जो 30 दिन की बात की गई है, ये किसके लिए की गई है? ये प्रतिवादी के लिए की गई है कि जो डिफेंडेंट है वो अपना लिखित कथन कितने दिन में प्रस्तुत करेगा। तो ये अपना लिखित कथन 30 दिन में प्रस्तुत करेगा। यहाँ पे 30 डेज की बात लिखित कथन के लिए बताई गई है, ठीक है ना। तो रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस इफ एनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। कहां से? समन की तामील की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होगा। 2 क्वेश्चन आपके प्री के आपको मिल गए। सेक्शन 27 में कहा वाद संस्थित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर समन की तामील करवानी है, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट नॉट बियॉन्ड 30 डेज आपको क्या करवाना है? तामील करवानी है समन की। और ऑर्डर 5 रूल 1 में क्या कहा है कि समन की तामील की तारीख से, अब जिस तारीख को डिफेंडेंट को समन दे दिया गया है उस तारीख से 30 दिन के अंदर डिफेंडेंट को क्या करना है? डिफेंडेंट को न्यायालय में जाके पेश होना है, अपना रिटन स्टेटमेंट देना है, लिखित कथन देना है। 30 डेज बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। वाद संस्थित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर समन तामील करवाया जाता है और समन तामील की तारीख से 30 दिन के अंदर प्रतिवादी को रिटन स्टेटमेंट देना होता है। प्रोविजो में क्या दिया गया है? प्रोवाइडेड दैट नो सच समन्स शैल बी इशूड व्हेन अ डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड एट द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट एंड एडमिटेड द प्लेंटिव्स क्लेम। सिंपली वो क्या बोल रहे हैं? परंतु जब प्रतिवादी वाद पत्र के उपस्थित किए जाने पर ही उपसंजात हो जाए और वादी का दावा स्वीकार कर ले, तब कोई समन नहीं निकाला जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। हमने कहा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट मतलब क्या होता है? जिस दिन वादी ने अपना प्लेंट दायर किया। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर जो डिफेंडेंट है वो उसी दिन कोर्ट में पहुंच जाए जिस दिन प्लेंटिफ ने क्या किया है, जिस दिन प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट दायर किया है, मतलब सूट इंस्टीट्यूशन की तारीख पे ही डिफेंडेंट उपसंजात हो गया कोर्ट में, और उसने जितने भी उसके ऊपर क्लेम लगाए थे प्लेंटिफ ने वो सारे एडमिट कर लिए कि ठीक है मैं दे दूंगा। तो बात वहीं पर खत्म हो गई। तो समन देने की नौबत ही नहीं आएगी। तो बस प्रोविजन में इतनी ही बात बोली है कि यदि जो डिफेंडेंट है वो उस तारीख को, जिस तारीख को प्लेंट दायर किया गया है, खुद न्यायालय में उपस्थित हो जाता है और सारे क्लेम एडमिट कर लेता है, तो फिर समन देना जरूरी नहीं होता है। क्योंकि समन का पर्पस क्या होता है? समन का पर्पस होता है सामने वाली पार्टी को बुलाना और उससे कहना कि भैया आपको जो अपना डिफेंस देना है, रिटन स्टेटमेंट देना है, कोई डॉक्यूमेंट देना है, तो आप भी आकर के पेश कर दो। समन का पर्पस ये होता है और समन का पर्पस पहले ही पूरा हो गया क्योंकि डिफेंडेंट खुद ही आ गया। अब आगे एक और प्रोविजन दिया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट within the set period of 30 days, he shall be allowed to file the same
on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing, what which shall not be later than 90 days from the date of service of summons। यहाँ से भी आपका एक ओटी बनता है प्री में, बिल्कुल ध्यान रखना है। वो ये बोल रहे हैं कि जो 30 दिन के अंदर बोला गया था ना डिफेंडेंट को कि समन की तामील की तारीख से 30 दिन के अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल करो, लेकिन क्या हुआ, डिफेंडेंट 30 दिन के अंदर लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर पाया, तो फिर उसको और समय दे दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट ऐसा समय देगा, उसके लिए रीजन लिखेगा कि क्यों हम समन मतलब इसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा प्रतिवादी को लिखित कथन दायर करने के लिए, ये किसी भी कंडीशन में 90 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। तो 90 डेज पे गोला बना लीजिए कि यदि 30 दिन के अंदर प्रतिवादी लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सकता है तो उसको और कितना समय दिया जाएगा। आपके ऑप्शन आएंगे 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, नन ऑफ द अबव। तो आपको लगाना है 90 दिन। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं 90 दिन कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। समन तामील की तारीख से 90 दिन से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली अगर हम इसको इंटरप्रिटेट करें तो 30 दिन तो तुम्हें पहले मिल गए थे, समन की तामीली की तारीख से 30 दिन तो ऑलरेडी मिल गए थे। 30 दिन में तुमने अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाया, तो मतलब तुम्हें 60 दिन और मिल जाएंगे, तो टोटल 90 दिन हो जाएंगे, क्योंकि समन की तामील की तारीख से बात हो रही है। तो लेकिन आप लोगों को आंसर 90 दिन पे लगाना है, तो ध्यान रखना 90 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है कि अ डिफेंडेंट टू whom a summon has been issued under sub rule 1 may appear in person or by a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the suit, or by a pleader accompanied by some person able to answer all such questions। इसमें सिंपल कहा गया है कि प्रतिवादी उपस्थित कैसे कैसे हो सकता है। प्रतिवादी या तो स्वयं पर्सनली आ सकता है, या अपने प्लीडर के माध्यम से आ सकता है, जिसको वो इंस्ट्रक्टेड कर दे कि भाई आप हमारी तरफ से चले जाओ। एंड एबल टू आंसर ऑल मटेरियल क्वेश्चंस, जो आपके जितने भी मटेरियल क्वेश्चन है उनके आंसर देने के लिए एबल हो, वो उसके द्वारा जा सकता है। या फिर थर्ड वाले पॉइंट में कहा है बाय अ प्लीडर accompanied by some person able to answer all such question, या वकील के साथ किसी और को भी ऑथराइज करके भेज सकता है कि वकील साहब हम नहीं जा पा रहे, हमारे मतलब हमारी जगह पर ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये चला जाएगा, क्योंकि ये भी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है, क्योंकि इसको सारी सिचुएशन पता है। तो पर्सनली जा सकता है, प्लीडर के द्वारा जा सकता है, प्लीडर के द्वारा कोई और पर्सन को भी बोल सकता है, भेज सकता है कि भाई तुम चले जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सब रूल 3 में क्या कहा है? एवरी सच समन शैल बी साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट्स एंड शैल बी सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट। यहाँ से भी ओटी में क्वेश्चन बनता है प्री में, आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। इसमें कहा गया कि हर ऐसा न्यायाधीश, हर ऐसे समन न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह नियुक्त करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। तो जो भी समन जाता है तो उस समन पे किसके साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, जज साहब के सिग्नेचर होते हैं, या जज साहब यदि किसी अदर ऑफिसर को अपॉइंट कर दे कि भाई तुम्हें करना है समन मोमन वाले काम, तो वो हस्ताक्षर कर सकता है। और क्या क्या होता है समन पे? कोर्ट की सील होती है। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि समन में क्या क्या होता है, तो जज के सिग्नेचर होते हैं, कोर्ट की सील होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए इंपॉर्टेंट, कॉपी ऑफ प्लेंट अनेक्स्ड टू समन। समनों में उपाबद्ध वाद पत्र की प्रति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। एवरी समन शैल बी अकम्पेन्ड बाय अ कॉपी ऑफ प्लेंट। आवाज क्या जा रही है, किसका खुला हुआ है ऑडियो? ऑडियो बंद कर लीजिए। हर समन के साथ वाद पत्र की एक प्रति होगी। अब इसमें कहा है कि जब भी समन जो है
भेजा जाएगा तो समन के साथ एक जो प्लेंट दायर किया है प्लेंटिफ ने, उसकी भी एक फोटोकॉपी लगा के भेजी जाती है, ताकि डिफेंडेंट को पता रहे समन के साथ साथ कि भैया जो वादी है उसने हमारे खिलाफ क्या क्या क्लेम मांगे हैं, क्या क्या रिलीफ मांगे हैं, क्या क्या जो है कंप्लेंट की है, तो उस हिसाब से वो अपना रिटन स्टेटमेंट तैयार कर सकते। ठीक है, तो ऑर्डर 5 रूल 2 में क्या बताया गया है, कॉपी ऑफ प्लेन अनेक्स टू समन। अब ये जो ऑर्डर 5 रूल 3 है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम छोड़ देंगे, इसको हमें नहीं पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी नहीं आए तो काट दीजिए, इसे नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं 4 में। ठीक है, 4 में क्या कहा गया है, नो पार्टी टू बी ऑर्डर्ड टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेसिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स। किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए तब तक आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर निवास ही ना हो। अभी हमने पहले पढ़ा कि कैसे कैसे डिफेंडेंट आ सकता है, उपस्थित हो सकता है, या तो पर्सनली या प्लीडर के द्वारा। तो ये रूल में ये बताया कि उसको कब पर्सनली नहीं अपियर होने के लिए बोलेंगे, क्या कंडीशन है जब उसको बोलेंगे कि पर्सनली आओ, क्या है जब बोलेंगे नहीं आओ, तो ये बताया गया है। तो देखो, नो पार्टी शैल बी ऑर्डर्ड टू अपियर इन पर्सन अनलेस ही रिसाइड्स। किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए केवल तभी आदेश किया जाएगा जब वह, तो ये कंडीशंस बताई हैं 3-4 कि अगर ये कंडीशंस है तो ही उसको बोलेंगे कि पर्सनली आओ, अदरवाइज आप पर्सनली मत आओ, अपना वकील भेज दो। क्या है पहली कंडीशन, unless he resides within the local limits of the court's ordinary jurisdiction। यदि वह न्यायालय की मामूली आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, मतलब आप वहीं पर रहते हो, उसी स्थान पर, उसी प्लेस पर रहते हो जहां पर कोर्ट है, तो आपको बुलवा लिया जाएगा कि आप आसानी से आ सकते हो, जा सकते हो, तो फिर आपको बुलवा लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, विदाउट सच लिमिट्स बट एट प्लेस less than 50 or where there is railway or streamer communication or other established public conveyance for 5/6 of the distance between the place where he resides and the place where the court is situated, less than 200 miles distance from the courthouse। यदि ऐसा ऐसी सीमाओं के बाहर, मतलब न्यायालय जो जो प्रतिवादी है वो न्यायालय की सीमा के बाहर रहता है, लेकिन ऐसे स्थान में निवास करता है जो न्याय सदन से 50 मील से कम है, मतलब कोर्ट से आप जहां रहते हो उसकी दूरी कितनी है, 50 माइल्स से कम है, 50 मील से अगर कम है तो आपको बुलवा लेंगे पर्सनली कि आ जाओ। या जहां उस स्थान से जहां वह निवास करता है और उस स्थान से के जहां न्यायालय स्थित है बीच पंच सष्टांग दूरी तक रेल या स्टीमर संचार या अन्य स्थापित लोक प्रवहन है, वहां 200 मील की कम दूरी है। मतलब अगर आपको पैदल कोर्ट में चल के जाना है तो कोर्ट और आपके प्लेस के बीच का डिस्टेंस 50 माइल्स होना चाहिए, लेकिन जहां पे आवन जावन का माध्यम आपके पास है, बस चलती है, ट्रेन चलती है, नाव चलती है, ऐसी कंडीशन में आप आ सकते हो, तो 200 मील की अगर दूरी है, अगर आपके जहां आप रहते हो और जहां जिस कोर्ट में आपको जाना है उसके बीच की दूरी 200 मीटर की है, और उस 200 मीटर की दूरी में आपके पास रेलवे की सुविधा है, आपके पास बस है, आपके पास स्टीमर वाला कोई साधन है जिसके द्वारा आप आ जा सकते हो, तो फिर आपको बुलवा लिया जाएगा। सिंपल सी ये बात इसमें बोली गई है। तो आपको याद रखना है इसमें कि या तो प्रतिवादी न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर रहता है तो जाएगा, अगर नहीं रहता है तो, अगर नहीं रहता है और कोर्ट परिसर की दूरी और उसके रेसिडेंस की दूरी 50 मील है तो भी आ सकता है, बुलवा लिया जाएगा कि आप आओ। अगर 200 मील की दूरी है कोर्ट परिसर और आपके रहने के स्थान में 200 मील की दूरी है, लेकिन आपके पास आने जाने के साधन है, बस है, ट्रेन है, तो भी आपको बुलवा लिया जाएगा। अगर आने जाने का साधन नहीं है तो फिर कह देंगे कि ठीक है आप पर्सनली मत आओ, आप अपने किसी वकील को करके वकील भेज दो। ये हो गया आपका ऑर्डर 4
सॉरी ऑर्डर 5 रूल 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर 5 रूल 5, इसमें क्या कहा गया है? समन टू बी आइदर टू सेटल इश्यूज और फॉर फाइनल डिस्पोजल। समन क्यों भेजा जाता है? समन या तो विवादकों की स्थिरीकरण के लिए या अंतिम निपटारे के लिए होगा। मतलब समन भेजने का पर्पस भी ये होता है कि हम सामने वाले को समन भेज रहे हैं और समन के साथ एक प्रिंट की कॉपी भी तो लगा के भेज रहे हैं। तो क्या होगा, जो प्रतिवादी है उसके पास जो प्रिंट की कॉपी पहुंची है तो वो उसको देखेगा, उसके हिसाब से वो अपने पॉइंट्स रखेगा। तो क्या होगा, या तो उन दोनों के बीच में इश्यूज सेटल हो जाएंगे कि भाई दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्या है, या तो इश्यूज सेटल हो जाएंगे क्योंकि वो प्रिटेन स्टेटमेंट पॉइंट्स लिखेगा कि ए ने कहा हुआ कि इस प्रॉपर्टी पे मेरा पोजीशन है, इन्होंने कब्जा करके रखा है। तो जब उसके पास क्लेम पहुंचा, प्रतिवादी ने पढ़ा, तो वो बोलेगा कि नहीं, इस प्रॉपर्टी पर मेरा कब्जा है, मेरे तो पूर्वज कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं, इन्होंने अननेसेसरी कब्जा किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक इशू सामने आ गया कि पोजीशन से रिलेटेड इशू है। तो या तो इशू सेटल हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, फाइनल डिस्पोजल हो जाएगा। फाइनल डिस्पोजल कैसे हो जाएगा कि जो उसने क्लेम्स मांगे हैं या रिलीफ्स मांगे हैं प्लेंटिफ ने प्रतिवादी से, या उस पर जो भी आरोप लगाए हैं उन सबको वो एडमिट कर ले। अगर एडमिट कर लेगा तो सूट का डिस्पोजल हो जाएगा। आगे पढ़ते इसमें अंदर क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है, द कोर्ट शैल डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ इशूइंग द समन्स whether it shall be for the settlement of issues only or for the final disposal of the suit, and the summons shall contain a direction accordingly। मतलब यहाँ पे न्यायालय को पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। न्यायालय समन निकालने के समय यह अवधारित करेगा कि क्या वह केवल विवादकों के स्थिरीकरण के लिए होगा या वाद के अंतिम निपटारे के लिए होगा, और समन में तदनुसार निर्देश अंतर्विष्ट होगा। मतलब जब न्यायालय के पास वादी प्लेंट लेकर जाएगा और न्यायालय प्लेंट को पढ़ेगा, तो न्यायालय इतना एक्सपीरियंस जो हो जाते हैं इन सब चीजों को लेकर के कि उनको प्लेंट में जितने भी पॉइंट्स है वो पढ़ते साथ ही समझ में आ जाता है कि इस मैटर में क्या हो सकता है, क्या ये मैटर में अभी इश्यूज ही सेटल हो पाएंगे या फिर ये डिस्पोजल ही हो जाएगा। तो कोर्ट डिसाइड करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि कोर्ट डिटरमाइन करेगा, कोर्ट अवधारित करेगा कि जो वो समन इशू कर रहा है ना, वो समन इशू सेटल करवाने के लिए कर रहा है या उसको जो समन भेजना है वो पूरा केस का डिस्पोजल करने के लिए भेजना है। तो जैसा न्यायालय को उचित लगेगा वो वैसा करेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं, सिर्फ इश्यूज सेटल करवाने के लिए समन भेजना है, तो वैसा फिर समन भेजा जाएगा। और उसको लगेगा कि नहीं, फाइनल डिस्पोजल हो सकता है, तो वैसा वो निर्देश देगा और उसी अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसी अकॉर्डिंगली उसको जो है समन की तामील करवाई जाएगी। प्रोविजन में क्या दिया है, प्रोवाइडेड दैट इन एवरी सूट heard by a court of small causes the summons shall be for the final disposal of the suit। लेकिन जब जब लघुवाद न्यायालय की बात आएगी, स्मॉल कॉज कोर्ट की बात आएगी, तो यदि लघुवाद न्यायालय द्वारा सुने जाने वाले हर वाद में समन वाद के अंतिम निपटारे के लिए ही होगा। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज होते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज जो होते हैं उनको 50,000 रुपए तक के मामले सुनने की अधिकारिता होती है। तो ये छोटे मामले होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे मामले होते हैं, तो इनमें इतना डिले नहीं होता। तो जब भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज का कोई मैटर होगा और इन कोर्ट के द्वारा जब भी समन भेजा जाएगा, तो यहाँ पे समन ही फाइनल डिस्पोजल होता है। मतलब समन में ही कोर्ट लिख देगी कि आपको ऐसे से ऐसा करना है और सामने वाले डिफेंडेंट को फिर आना होगा और वैसा जो भी समन में डायरेक्शंस दिए हुए हैं उनको फुलफिल करना होगा। तो स्मॉल कॉज कोर्ट से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं उनमें समन किस लिए भेजा जाता है, फॉर फाइनल डिस्पोजल भेजा जाता है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, अभी तक नहीं बना लेकिन बन सकता है कि जो समन भेजा जाता है वो क्यों भेजा जाता है। तो या तो इश्यू सेटल करने के लिए या फाइनल डिस्पोजल के लिए। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि यदि स्मॉल कॉज कोर्ट ने समन भेजा है तो वो क्यों भेजा जाता है। तो स्मॉल कॉज कोर्ट द्वारा कभी भी समन भेजा जाता है तो वो फाइनल डिस्पोजल के लिए ही भेजा जाता है। ठीक है, तो ये अभी आज की क्लास का टाइम जो है खत्म हो रहा है। तो
हम ऑर्डर 5 रूल 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है सेक्शन 27 के साथ। ठीक है, तो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 27 के साथ ही। अभी ऑर्डर 5 पूरा कंप्लीट करना है, तो हम इसको ऑर्डर 5 को रूल 6 और 7 8 इंपॉर्टेंट नहीं, रूल 9 से कंटिन्यू करेंगे। अब अगर यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए अपना। शुभम, कोई डाउट है? नो मैम, नो डाउट। चलो, अच्छे से समझ में आ गई आज की क्लास। ठीक है ना? ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे ऑर्डर 5 रूल 9 से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। बाकी लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि अपना वीडियो ऑन करके बैठा कीजिए प्लीज। क्या है कि आप लोगों के वीडियो ऑन रहते तो मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है कि हाँ भी पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास से आप लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठे। और थोड़ा बहुत जैसे पहले से मैसेज डाल दिया जाता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले, थोड़ा सा पहले से पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आप पूछ सकें कि हाँ भाई, अगर आप पहले से पढ़ के बैठेंगे तो आप पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं, ये मुझे मैम से पूछना है। तो हम तो अक्सर पूछ ही लेते हैं। आपकी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसलिए उनकी जरूरत नहीं पड़ी। बाकी लोग भी फिर से पढ़ के बैठे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।